नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बैंगन की खेती कर रहे हैं, उन्हें इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह से। इस समय हमारे किसान भाइयों के खेतों में बैंगन की फसल पुष्पन और फलन की अवस्था में आने वाली है। इसलिए हमारे किसान भाई विशेष तौर से इस अवस्था पर होने वाले कृषि क्रियाओं, कर्षण क्रियाओं, इंटरकल्चर कृषि ऑपरेशंस का विशेष तौर से ध्यान रखें। फसल में उगने वाले अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे खरपतवार फसल में उगाते हैं। उन खरपतवारों से फसल को बचाएं, खरपतवारों को निकाल के फेंकें और साफ सुथरी खेती करें। बारिश की कमी वाली अवस्थाओं में सिंचाई का भी प्रबंध हमको करना पड़ेगा। किसान भाई इस बात पर भी ध्यान दें। साथ ही जहां अधिक वर्षा की स्थिति पैदा हुई है वहां पर जल निकास की व्यवस्था समुचित करें, जिससे अनावश्यक जल भराव से बैंगन की जड़ों में सड़न और दूसरी तमाम प्रकार की समस्याओं से फसल को बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, तो आपने खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दे दी होगी। अब शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमश 25 से 30 दिन व 50 से 55 दिन पर पौधों की जड़ों के पास डालकर मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। जहां पर गलन की समस्या या रोग की समस्या पौधों में देखने को मिल रही हो, तो इस प्रकार की गलन से बचाने के लिए पौधे को ट्राइकोडर्मा विरिडी 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी 65 किलोग्राम गोबर की खाद या सड़ी गली हुई वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इसके साथ साथ बैंगन की फसल में एक प्रमुख तौर से कीट आता है जिसका नाम सूट एंड फ्रूट बोरर इसको बोला जाता है। वो बैंगन की फसल में जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है फसल में, उस समय से शुरू हो जाता है और अंतिम समय तक, जब तक उसमें फल लगते रहते हैं, उस समय तक इस कीट का प्रकोप फसल में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम पहचानने के लिए आप जब उसका प्रकोप तने में होगा, वो उसकी इल्ली अंडे से जैसे ही निकलती है तो वो तने में घुस जाती है और तने को बीच वाले हिस्से को पूरे को खा लेती है, जिसकी वजह से ऊपर वाला हिस्सा जो पौधे का होता है वो मुरझा जाता है। जहाँ से फल लगना शुरू होते हैं वहाँ से ही वो फल में घुस जाती है छोटी इल्ली, और फल के अंदर जाकर उसमें छेद करके घुस जाती है और फल के अंदर पूरी फल को खराब कर देती है, खा लेती है, उसकी विष्ठा भी अंदर कर देती है और जब निकलती है बाहर तो काफ़ी इल्ली बड़ी होकर निकलती है। इस कीट के प्रकोप को रोकने के लिए पक्षी आश्रय स्थल का शुरुआत से उपयोग कर सकते हैं कि बर्ड प्रेशर खेत में लगाए जाएं और उन पर पक्षी आके बैठेंगे तो जितनी भी तना फल छेदक की इल्ली अंडे की जो अवस्था होगी उसको वो नष्ट करेंगे। इसके साथ साथ लाइट ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो पौधों के कीट ग्रसित भागों को तोड़कर नष्ट करने के बाद रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप भी फसल पर बैंगन की तो होता है समय समय पर, जिसमें जैसेड, एफिड, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई, हरा मच्छर, इस प्रकार के 4-5 कीड़े जो रस चूस के पत्तियों से, निचले पौधों से, कोपलों से नई निकलने वाली सिराओं से रस चूस के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कमजोर हो जाता है पौधे, जिससे उसमें फलन की और पुष्पन की अवस्था कम हो जाती है। ऐसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए, रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए फसल में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम नाम की जो 17.8% SL वाली जो दवा आती है, उसको 250 ml या 250 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर समुचित छिड़काव पूरी फसल पर तरबतर करें, जिससे इन प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से बचा जा सके। साथ ही जब इसके कीटनाशकों को छिड़काव करना हो तो हमको ये समझना देखना होगा कि हमारी फसल में फल तुड़ाई की अवस्था पे है क्या। अगर फसल में बैंगन
तोड़ने की अवस्था में है तो सर्वप्रथम उनको तोड़ के मार्केट में पहुंचाएं। उसके बाद हम कीटनाशकों का छिड़काव करें। जो भी उसका प्रतीक्षा काल है उस काल का निश्चित तौर से ध्यान रखें और 1 सप्ताह के अंदर कीटनाशक डालने के बाद किसी भी प्रकार की बैगन की फसल में और दूसरी फसल में तोड़ाई न करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नींबू की बागवानी आमतौर पर बहुत से किसान करते हैं और इससे अच्छा फलन भी लेते हैं, लेकिन कई बार इन बागों में कई तरह के रोगों का प्रकोप होने लगता है जो कि नींबू की बागों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बता रही हैं एक बागवानी विशेषज्ञ। नींबू का जो प्रमुख रोग है, बारिश शुरू होने के साथ ही जो प्रमुख रोग प्रारंभ होता है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर या पत्ती धब्बा रोग जिसको बोलते हैं, ये जो पत्ती धब्बा रोग है सर्वप्रथम पत्तियों से प्रारंभ होता है। पत्तियों के ऊपर उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं जिनका रंग भूरे से लेकर लाल रंग का होता है। ये धब्बे हैं वो उभरे हुए रहते हैं और बाद में ये धब्बे जब फल आता है तो फलों के ऊपर भी ये धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे जो हैं इनकी जो बाजार की कीमत है और उसका अपीयरेंस है वो खराब करने से उसका किसान को बाजार में भाव नहीं मिलता। जो सिट्रस कैंकर है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। सिट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान की बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर भी देखने को मिलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमेशा क्या करना चाहिए किसानों को, जो रोगग्रस्त जो नींबू के भाग हैं जिसमें सिट्रस कैंकर आ रखा है उनको काट के हटा देना चाहिए और कॉपरऑक्सीक्लोराइड के साथ में कसुगामाइसिन या स्टेप्टोसाइक्लिन 300 ppm का घोल बनाकर मानसून से पूर्व एक छिड़काव करना चाहिए। फिर मानसून प्रारंभ होने के बाद में जैसे ही बिना बारिश वाले दिन आए तो 15 दिन के बाद में इस घोल की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। बारिश के समय ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए किसानों को बारिश के समय बारिश की आवृत्ति और बारिश की जो तीव्रता है और बारिश वाला जो दिन नहीं हो उस दिन छिड़काव करके किसान है वो अपने बगीचे में इस रोग के फैलाव को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ग्मोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित को चाकू से साफ कर रिडोमिल या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी जो प्रमुख बीमारी है, कवक जनित जो बीमारी है वो है डाईबैक या किसान उनको अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं टहनियाँ सूखना। इसमें क्या होता है, जो नींबू है उसकी टहनियाँ है वो ऊपर से सूखती हुई नीचे की तरफ आती है। टहनियाँ सूखने के बाद में जैसे ही पौधे में 1-2 टहनियाँ सूखी, धीरे धीरे वो टहनियाँ पूरी सूख जाती है और अगर इसका सही समय पर उपचार नहीं हुआ तो पूरा पौधा है खत्म हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए सर्वप्रथम किसान जिन पौधों में ये इस तरह से टहनियाँ सूख रही है उन टहनियों को जहाँ तक वो सूखी हुई है काट लें और उन टहनियों को एक जगह इकट्ठा करके जला लें। काटने के बाद में किसान हमेशा डाइफेनकोनाजोल कवकनाशी है उसका 1 ml 1 लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करें और उसकी लगभग 10 से लेकर 15 दिन तक पुनरावृत्ति कर दें। अगर नियंत्रण अच्छा हो रहा है तो इसी का आप 2 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर नियंत्रित नहीं हो रहा है तो पहला जो छिड़काव है डाइफेनकोनाजोल का, दूसरा जो छिड़काव है आप हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल, इन दोनों में से किसी का कर सकते हैं। तो किसान अगर कवकनाशियों को बदलाव करके छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगी और जो कवक है उसमें प्रतिरोधक क्षमता है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधन को नहीं अपनाना। तो चलिए इनके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सूकर पालन पे, जो कि सूकर पालन जो अभी जो वर्तमान समय की जिस हिसाब से मांग है उसके हिसाब से हमको है ना आज सूकर पालन पे हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे जो सूकर हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं और उसमें क्या होती है, मृत्यु दर अधिक रहती है। मृत्यु दर को बचाने के लिए अगर हम एक विशेष प्रकार का जैसे कि जिसको फरोइंग पेन कहते हैं, जिसमें लास्ट समय में हम जो मादा रहती है उसको शिफ्ट कर देते हैं, बगल की साइड से दब के मर जाते हैं, उसको बचाने के लिए अगर किसान भाई चाहें तो गार्ड रेल 8 इंच ऊपर से जमीन से और 8 इंच दीवार से बाहर एक लोहे की आयरन को पाइप को हम 3 साइड से लगा दें। जो मादा का जो भार है वो उसके गार्ड रेल जो लोहे की आयरन की उस पे आ जाता है और बच्चे क्रश होने से बच जाते हैं। सूकर पालक भाइयों, जैसे ही सूकरी शावकों को जन्म देती है तो सबसे पहले आप नवजात शावकों की अच्छी तरह से सफाई करें। उनके मुंह, नाक, कान और पूरे शरीर को स्वच्छ पानी से साफ करें। इसके बाद सूती कपड़े से पोंछकर उसकी नाल को 2 इंच छोड़कर धागे से बांधें और उसे स्टेरिलाइज कैंची या ब्लेड से सावधानी पूर्वक काटें। काटने के बाद उस पर टिंचर आयोडीन लगाएं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा नवजात शावकों को खीस जरूर पिलाएं। इससे शावकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो बच्चों को है ना क्रीप फीडिंग करा सकते हैं। क्रीप फीडिंग एक ऐसा वो होता है जिसमें ऊर्जा के साथ में प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसको हम खिला के, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि वो दाना सिर्फ बच्चों को मिले, मतलब पिगलेट को मिले, माँ से उसको बचा के रखना पड़ेगा। सूकर पालन को हम जो मनुष्य द्वारा बचे हुए खान को, जैसे कि होटल है जिसका कि गार्बेज यूज किया जाता है, गार्बेज जिसको कहते हैं बचा हुआ होटल का खाना, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर उसको हम समय रहते सूकर को खिला सके तो कहीं ना कहीं हम उसकी सूकर की लागत भी कम कर सकते हैं। भवन निर्माण भी अच्छा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब रोशदार हवा आना चाहिए जिससे कि हवा का प्रवाह क्रॉस हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कम से कम पशुओं के बीमार होने के चांसेस रहते हैं। जिसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा फर्श है वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए। धीमे धीमे पशु के रहते हुए वो फर्श क्या होने लगता है, स्लिपरी होने लगता है, इसमें गड्ढा करने की प्रवृत्ति होती है। तो उसकी जो हम जब भवन निर्माण बनाएं तब इसका विशेष ध्यान रखें कि उसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा रखें, नहीं तो वो बहुत जल्दी ही उसको खोद के डैमेज कर देते हैं। तो उसको हमको फर्श को बहुत मजबूत रखना है, नॉन स्लिपरी रखना है। इसके अलावा हमको अभी 3 बातों पर और भी ध्यान रखना है। पैसे की साफ सफाई, चूंकि ये आप जानते हैं सीधा ये मतलब दाना खाने वाला जीव है तो इसमें गंदगी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो रोज़ अगर हम लोग उसकी सफाई करें तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों को वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे उसमें फार्म में कम से कम बीमारी रहे। सूकर के शावकों की मृत्यु सबसे अधिक पिगलेट एनीमिया रोग से होती है। तो आप अपने शावकों को इस रोग से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। तीसरा जो है, जो ये प्रारंभिक अवस्था में देखा गया है, जिसको पिगलेट एनीमिया, बच्चे वाइटिस कलर या येलोइश कलर के होके मृत्यु हो जाती है उनकी। उसको हम बचाने के लिए तरीका यही है कि पहले हम क्या करें कि मादा के जो राशन में है ना आयरन की टैबलेट्स उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की उपलब्ध है, उनको हम पैरासल्फेट FeSO4 बड़ा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो मादा स्तनपान कराती है तब भी हम पैरासल्फेट का आयरन उसके अडर पे लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा सकलिंग करता है तो पैरेलल वो उसके शरीर में चला जाता है। तीसरा एक और बचाने का तरीका यह है कि हम 4थे या 5वें दिन आयरन का इंजेक्शन इम्पेरोन और भी विभिन्न प्रकार के फेरिटास आते हैं इंजेक्शन, ध्यान रखें 0.5 ml या 0.25 ml से ज़्यादा नहीं लगाना है और ये 4थे या 5वें दिन लगाना है। 20 या 22 दिन तक सर्वाइव कर गया तो फिर पिगलेट की मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा है हमारा अंतःपरजीवी के हम लोगों को क्या करना है कि जो कि निमेटोड है, ट्रिमेटोड है, सेस्टोड है, ये कहीं ना कहीं उस प्रतिदिन वृद्धि होने वाली है उसको रोकते हैं और उनके जो भोजन है उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर समय पे हम कम से कम 2 या 3 बार
या तो 6 महीने के अंतराल पे करें या 4 महीने के अंतराल पे करें। तो इससे हम अगर हम डीवर्मिंग करते रहते हैं तो हमारे उनके जो सूकर हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। जो हमने आपको जानकारी दी गई है, अगर किसान भाई हमारे इन बातों पर गौर करें तो सुगर पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनमें उनको कोई व्यवधान नहीं आए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जसखेड़ा, जिला दुर्ग के किसान देवेंद्र सोम ने। आप मशरूम को संरक्षित करने के तरीकों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो देवेंद्र सोम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। एक पौष्टिक स्वस्थ आहार के रूप में मशरूम का प्रयोग विश्व भर में प्रचलित है। इसमें उच्च कोटि की प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में खनिज लवण, खाद्य रेशा एवं विटामिन पाए जाते हैं और आवश्यक अमीनो एसिड भी संतुलित मात्रा में होते हैं। नगण्य कोलेस्ट्रॉल एवं क्षारीय प्रकृति के कारण मशरूम को एक उत्तम खाद्य पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। भारत जैसे विकासशील देश की पोषण सुरक्षा हेतु दैनिक आहार में मशरूम को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। मशरूम जो ओयस्टर मशरूम है उसकी बिक्री नहीं होती है क्योंकि आज 3500 टन वार्षिक उत्पादन पहुंच गया है, परंतु बटन मशरूम जब मार्केट में आता है तो ओयस्टर की बिक्री प्रभावित हो जाती है। आज भी हमारे देश में मशरूम का प्रयोग काफी कम होता है, जबकि ये एक उत्तम आहार है। ऐसे में किसान अब मशरूम के सह उत्पाद बनाकर इसे बेच सकते हैं और रोजगार के साथ साथ लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान करके इसको सुखौता बना करके इसके पाउडर से विभिन्न उत्पाद तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मशरूम मिनी समोसा, मशरूम बिस्किट, मशरूम नमकीन, मशरूम अचार, मशरूम लड्डू, मशरूम सेवई, मशरूम बड़ी, मशरूम भुजिया इत्यादि उत्पाद पर काम चल रहा है, जिनका विधिवत पैकेजिंग किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इस दिशा में अब विश्वविद्यालय इसको कमर्शियल यानी व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन पर विचार कर रहा है। सुखाकर सुरक्षित रखना। मशरूम में अधिक नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव एवं रासायनिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हो जाती है। मशरूम को सुखाकर इन प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। धूप में सुखाना किसानों के लिए उचित तकनीकी है। सुखाने से पहले मशरूम को उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लोचिंग कहते हैं। इसमें मशरूम को गर्म या उबले पानी में या फिर रसायन में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इस प्रक्रिया से मशरूम साफ हो जाता है और सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को कम कर देता है। रासायन में संरक्षण। खाद्य संरक्षण के लिए अनेक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इनको बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद्य का स्वाद, दिखावट व बनावटी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और लंबे समय तक खाद्य को सुरक्षित भी रखते हैं। नमक, चीनी, एसिटिक अम्ल, सिरका और मसालों से निकले हुए तेल भी खाद्य को संरक्षित करने में मदद करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य रसायन है जो कि मशरूम प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। मशरूम को निकालने के बाद कांच की बोतलों में 0.2% एसिटिक एसिड, 0.1 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एवं 5% नमक के घोल में रखें। इस विधि द्वारा मशरूम को 3 महीने तक संरक्षित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं मशरूम उत्पादन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो इसमें 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।